क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर 5 आइडियल गैस इक्वेशन हमने किया था पिछले क्लास में। आइडियल गैस इक्वेशन तक हमने किया था। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहती है? पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। ये आइडियल गैस इक्वेशन रिलेशन है। P प्रेशर, वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल, R गैस कांस्टेंट और T क्या है आपका टेम्परेचर। PV इक्वल टू nRT। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो हमारे पास है वेरिएशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। वेरिएशन ऑफ द आइडियल गैस इक्वेशन। भाई आइडियल गैस इक्वेशन जो पीवी इक्वल टू एनआरटी थी, इसे अगर मैं वी को उधर ले जाऊं और आरटी को इसके नीचे ले आऊं तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एन अपॉन में वी इज इक्वल टू पी अपॉन आरटी। आइडियल गैस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं हम। अब ये जो है एन नंबर ऑफ मोल, तो इसका क्या फॉर्मूला था? टोटल मास अपॉन मोलर मास। टोटल मास गिवन जो होता है अपॉन मोलर मास, यानी m अपॉन में m, मोलर मास को m से डिनोट करते हैं। तो n की जगह मैं ये रिप्लेस कर दूं, m अपॉन में mv इज इक्वल टू p अपॉन rt। अब मास अपॉन वॉल्यूम, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, डेंसिटी का फॉर्मूला था डेंसिटी, थोड़े दिन पहले भी करवाई थी। मास अपॉन वॉल्यूम, टोटल मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी, डेंसिटी को डी से डिनोट कर दिया मान लो हमने। तो मास अपॉन वॉल्यूम इस पोर्शन की जगह डी लिख दूंगा मैं, तो डी अपॉन मोलर मास इक्वल टू पी अपॉन आर टी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो पी एम इज इक्वल टू डी आर टी। ये भी आइडियल गैस इक्वेशन का ही एक फॉर्म है कि अगर आपको प्रेशर दे रखा हो, प्रेशर, मोलर मास, डेंसिटी, गैस इक्वेशन आपका गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर, ये चीजें दे रखी हैं, आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हो। क्लियर है? वॉल्यूम अगर नहीं गिवन है तो वॉल्यूम निकालने की दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट आपका डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ, तो डाल्टन लॉ क्या कहता है कि टोटल जो प्रेशर होता है, मान लो किसी बॉक्स के अंदर बहुत सारी गैसेज हैं, गैस 1, गैस 2, गैस 3, और हर एक गैस जो है वो प्रेशर अलग अलग लगा रही है। P1 कोई गैस, P2 कोई गैस, P3 कोई गैस, P4 कोई गैस। तो टोटल जो प्रेशर लगेगा वो किसके बराबर होगा? P टोटल यानी प्रेशर टोटल कंटेनर पे जो लगेगा होगा P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट 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 एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। मीनिंग समझना, टेम्परेचर और वॉल्यूम को कांस्टेंट कर लें। इसके अंदर एक अकेली गैस हो तो वो जितना प्रेशर लगाएगी ठीक है, लेकिन अब गैस हमने मिक्स कर दी है, कोई 1, कोई 2, कोई 3, हर एक गैस जो इंडिविजुअल प्रेशर लगाएगी अलग अलग, उन सब प्रेशर को ऐड कर देंगे तो टोटल प्रेशर आ जाएगा। अगर हम थ्योरी में लिखेंगे तो क्या? इट स्टेट्स दैट the total pressure exerted by the mixture of non-reactive gases, खास बात है कि ये गैसेज नॉन रिएक्टिव होने चाहिए, आपस में रिएक्शन ना करें, is equal to the sum of the partial pressure of individual
गैसेस। इंडिविजुअल गैसेस, हर एक गैस जो अपना अलग अलग प्रेशर लगाती है उन सब प्रेशर को ऐड कर दे तो टोटल प्रेशर P लगेगा। अब प्रेशर को अगर हम मोल फ्रैक्शंस की फॉर्मेट में लिखें तो प्रेशर को मोल फ्रैक्शन की फॉर्मेट में ध्यान से देखना, इसी में आगे करें तो यही टॉपिक हमारा आगे बढ़ जाएगा। हेडलाइन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। इसका मीनिंग क्या है, आपके पास जो प्रेशर है, मान लो कोई एक गैस प्रेशर लगा रही है P1, तो क्या हो जाएगा nRT आइडियल गैस इक्वेशन, तो N1RT अपॉन V। हमने पढ़ा टेम्परेचर और वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए, तो टेम्परेचर वॉल्यूम सेम रहेगा, R गैस कांस्टेंट है वो सेम, तो किसी गैस का नंबर ऑफ मोल ही अलग होंगे। इसी तरह से P2 क्या हो जाएगा N2RT अपॉन V। इसी तरह से P3 क्या हो जाएगा N3RT अपॉन V। तो टोटल प्रेशर P कितना हो जाएगा, P टोटल अभी अभी हमने किया डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से, P1 प्लस P2 प्लस P3, तीनों की वैल्यू लिख दें, यानी N1RT अपॉन V प्लस N2RT अपॉन V प्लस N3RT अपॉन V। तो अब ये आप कॉमन ले लो RT अपॉन V को, तो ये हो जाएगा N1 प्लस N2 प्लस N3 और इंटू RT अपॉन V। ये किसके बराबर हो जाएगा, टोटल प्रेशर के, टोटल प्रेशर P टोटल। अब ध्यान से देखना, अगर हम इस फर्स्ट इक्वेशन यानी इसको ये फर्स्ट इक्वेशन मान लें और ये वाली इक्वेशन P टोटल, ये इक्वेशन हम सेकंड मान लें और फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड कर दें, तो P1 अपॉन में P टोटल इक्वल टू N1RT अपॉन V डिवाइड बाय ये पूरा N1 प्लस N2 प्लस N3 इंटू RT डिवाइड बाय V। अब R से कैंसिल R, T से कैंसिल T, V से कैंसिल V, और ये नीचे वाला पलट जाएगा, नीचे वाला क्या होगा पलट जाएगा, तो पलट के क्या हो जाएगा N1 प्लस ये दिस अपॉन 1, तो 1 अपॉन 1 ये आ जाएगा आपके पास N1 अपॉन में N1 प्लस N2 प्लस में N3। ये P1 अपॉन में P टोटल की ये एक फॉर्मूला है। नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, हमारे पास आ गया P1 प्रेशर किसका, फर्स्ट गैस का, अपॉन में P टोटल, टोटल प्रेशर इक्वल टू N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3, और ये जो N1 प्लस N2 प्लस N3 ये तीनों गैसेस के मोल है, तो तीनों के मोल को हम इकट्ठा लिख ले N, इसको मान लेते हैं N मतलब टोटल मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल। तो ये हो जाएगा आपका N1 अपॉन N, और इसको हमने दे दिया X1 नाम दे दिया X1। अब ये X1 क्या है, X1 को हमने कहा मोल फ्रैक्शन, X1 को क्या बोल दिया मोल फ्रैक्शन। किसके लिए है ये N1 यानी फर्स्ट गैस के लिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट गैस। इस बात को समझ रहे हैं, मोल फ्रैक्शन क्या है कि टोटल मोल्स में पहली गैस का मोल फ्रैक्शन कितना है। तो मान लो टोटल आप कुछ बच्चे उन्होंने 100 रुपए इकट्ठे किए, एक बच्चे ने उसमें 20 रुपए दिए, तो उसका फ्रैक्शन कितना हुआ 20/100 हो गया। तो ऐसे ही टोटल प्रेशर मान लो 100 है, एक गैस का प्रेशर उसमें 20 था मोल्स, टोटल मोल 100 है, एक गैस के 20 मोल है, तो इसका फ्रैक्शन 20/100 हो गया। तो ये तो फर्स्ट गैस के लिए था। इसी तरह X2, अगर सेकंड गैस के लिए मोल फ्रैक्शन निकालेंगे X2, तो क्या हो जाएगा X2 हो जाएगा आपका N2 अपॉन N, और इसी तरह से X3 क्या हो जाएगा N3 अपॉन N। तो मोल फ्रैक्शन N1 N2 N3 की वैल्यू आ जाएगी, P1 P2 P3 की वैल्यू आ जाएगी। अब ये किसके इक्वल थे P1 अपॉन टोटल प्रेशर के X1।
हमने ये फर्स्ट क्या रिलेशन निकाला अभी कि P1 अपॉन P टोटल इक्वल टू x1 मोल फ्रैक्शन है, नाम याद रखना। तो P1 पहले के कितना प्रेशर है फर्स्ट गैस का प्रेशर है P1 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू P टोटल। फर्स्ट गैस का प्रेशर निकालना तो मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट गैस इनटू में टोटल प्रेशर। इसी तरह से P2 सेकंड गैस का प्रेशर अलग से निकालना और समझना है, तो हम क्या कर लेंगे x2 अपॉन में P टोटल, और थर्ड गैस का प्रेशर अलग से निकालना तो x3 इंटू में P टोटल। फायदा क्या है ऐसा करने से, आप मान लो एक कंटेनर में अलग अलग गैस भर के आपको हीलियम का प्रेशर चेक करना है, हीलियम, लेकिन हीलियम अकेली हीलियम भर के आप प्रेशर चेक नहीं कर सकते। तो आपने क्या किया कि जो मिक्सचर मिला, जो भी अवेलेबल हुआ आपके पास 4 गैसेस का, उसी को भर के आपने टोटल प्रेशर निकाल लिया, तो आप P टोटल तो आराम से निकाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आप अलग अलग गैसेस के नंबर ऑफ मोल भी निकाल सकते हो, यानी N1 पता होंगे, N2 और N3 निकाल लोगे, टोटल मोल N भी निकाल लोगे। तो ये चीजें आ जाएंगी। जब ये चीजें आ जाएंगी तो आप हर एक गैस का इंडिविजुअल, इसमें 4 गैसेस हैं G1 G2 G3 G4, आप हर एक गैस का अलग से इंडिविजुअल प्रेशर निकाल सकते हो। जैसे प्रेशर ऑफ गैस 1 इज इक्वल टू N1 अपॉन N इंटू में P टोटल। इसको सीधा सीधा हमने x1 का नाम दे दिया, बस यही फर्क है। तो न्यूमेरिकली फिजिकल जो वैल्यूज है वो एग्जैक्ट फाइंड आउट करने के लिए मेथड्स जो हैं ये यूज होते हैं, इनके बेस पे न्यूमेरिकल आएंगे, वैल्यू पुट करोगे और सोल्व कर लोगे। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन ये क्या कहता है कि इस कंटेनर में कोई गैस 1 है, इसमें कोई गैस 2 है, हमने पाइप से दोनों कंटेनर को कनेक्ट कर दिया, तो गैस इधर उधर जाके आपस में मिक्स हो सकती हैं। तो किस स्पीड से मिक्स होंगे उसे रेट ऑफ डिफ्यूजन कहेंगे। वो किस पे डिपेंड करता है, वो P प्रेशर, पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करेगा। किस पे, पार्शियल प्रेशर पे, पार्शियल प्रेशर। और एक और चीज है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट m मोलर मास, यानी दोनों को इकट्ठा लिख दें तो रेट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P अपॉन रूट m, P अपॉन रूट m मोलर मास। तो ये डिफ्यूजन की स्पीड बताएंगी ये चीजें कि गैसेस आपस में किस स्पीड से मिक्स हो जाएंगी। तो 2 गैसेस हैं, दोनों गैसेस का निकालेंगे तो R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू P2 अपॉन P1, और ये अपॉन में तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, रूट में ऊपर M1 और नीचे M2। रेट ऑफ डिफ्यूजन में भी डिफाइंड इन वेरियस वे, अलग अलग तरीके से रेट ऑफ डिफ्यूजन को हम शो कर सकते हैं। तो ग्राम्स लॉ डिफ्यूजन पे और इफ्यूजन, अब ये जो डिफ्यूजन है ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम में कितना डिफ्यूजन हो रहा है, व्हाइल कंपेयरिंग द रेट ऑफ 2 गैसेस, 2 गैसेस को कंपेयर करेंगे तो इस तरह से ये जो फॉर्मूला है हम उससे रेशियो निकाल सकते हैं कि किसका फास्ट और किसका कम है, इसे सोल्व करके। जैसे ये 1/2 आया तो R2 इज इक्वल टू 1/2 ऑफ R1, एक गैस का दूसरी गैस के साथ क्या स्पीड है डिफ्यूजन की वो निकाला जा सकता है। अगर ये बॉक्स है, इसमें कोई आप पिन होल छेद कर दो तो ये गैस बाहर की स्पीड से निकलेगी इसमें से। जैसे टायर में छेद हो जाए तो टायर की हवा बाहर निकलती है ना, तो टायर वो बाहर की स्पीड से निकलेगी, इसे कहते हैं इफ्यूजन। तो बाहर निकलने की स्पीड को क्या कहेंगे, इफ्यूजन। इफ्यूजन। और आपस में मिक्स होने की स्पीड को क्या कहते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो इनके लिए ये एक जनरल रिलेशन दे दिया कि प्रेशर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और नंबर ऑफ मोल पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, 2 के रेशियो को इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं। बस इतना सा ये टॉपिक है। अगला टॉपिक हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में क्या है, कुछ अजम्पशंस हैं और पोस्टुलेट्स हैं, कुछ हमें चीजें एज्यूम करनी पड़ेंगी, एजम्पशंस हैं और कुछ आपके पोस्टुलेट्स हैं गैसेस के बारे में। क्या क्या है हम पढ़ते हैं। सबसे पहले फर्स्ट, गैसेस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडियल पार्टिकल्स। गैसेस किससे बनी हुई हैं, गैसेस बहुत लार्ज नंबर ऑफ एटम्स
या फिर मॉलिक्यूल से बनी हुई हैं। तो गैसेस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स एटम और मॉलिक्यूल दैट आर सो स्मॉल एंड सो फार अपार्ट ऑन द एवरेज दैट द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल। और हम इनके वॉल्यूम को क्या मानते हैं, हम इनके वॉल्यूम को नेग्लिजिबल मानते हैं। हमने कहा ना कुछ एजम्पशंस लेंगे हम, आइडियल गैस के एजम्पशंस ही पूछे जाते हैं। नेग्लिजिबल, ये इतनी दूर है और इतने छोटे हैं, एक एटम दूसरे एटम से इतनी दूर है और इनका साइज आपस में इतना छोटा है कि हम इनके वॉल्यूम को जीरो ही मान लेते हैं, नेग्लिजिबल मान लेते हैं। क्लियर है? एवरेज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन ऑफ एम्प्टी स्पेस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में जितना स्पेस खाली है उसके कंपैरिजन में इनके वॉल्यूम को हम क्या मानेंगे, नेग्लिजिबल। तो हमने पहला ही एजम्पशंस लिया कि गैस एटम और मॉलिक्यूल से बने हैं, वो इतने छोटे और उनके बीच में डिस्टेंस इतना है कि हम इनके वॉल्यूम को नेग्लिजिबल मान लेंगे इनके डिस्टेंस के कंपैरिजन में। सेकंड पॉइंट क्या है, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल, हम मानेंगे कि पार्टिकल इतनी दूर है एक दूसरे से कि इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, बिटवीन द पार्टिकल्स, ये हमारा सेकंड पॉइंट है। थर्ड, पार्टिकल ऑफ गैस आर ऑलवेज इन कांस्टेंट एंड रैंडम मोशन। थर्ड हम मानेंगे कि ये हमेशा मूव करते रहेंगे, रैंडम, कांस्टेंट, ऑलवेज इन कांस्टेंट एंड रैंडम मोशन, ये हमारा थर्ड पॉइंट है। तो थर्ड पॉइंट हमारा क्या है कि पार्टिकल्स जो हैं, पार्टिकल्स वो हमेशा कांस्टेंट और रैंडम मोशन में रहेंगे, मूव करते रहेंगे लगातार इधर से उधर। फोर्थ पॉइंट जो हमारा एजम्पशन है, पार्टिकल ऑफ गैस मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, पार्टिकल्स ऑफ गैस मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस इन स्ट्रेट लाइन, कि वो जहां भी जाएंगे, जैसे मैंने ऊपर डायग्राम बनाया, स्ट्रेट लाइन में जाएंगे। फिर बेंड कब होंगे, जब यहां किसी पार्टिकल से टकराएंगे तो मुड़ जाएंगे, फिर स्ट्रेट डायरेक्शन में जाएंगे, फिर किसी से टकराएंगे तो मुड़ जाएंगे। यानी एक कोलिजन और दूसरे कोलिजन के बीच वो स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करेंगे। मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन इन स्ट्रेट लाइन ड्यूरिंग देयर रैंडम मोशन। फिर दे कोलाइड, वो कोलाइड करेंगे दूसरे पार्टिकल के साथ, विद ईच अदर एंड विद वॉल ऑफ द कंटेनर, और कंटेनर की वॉल्स के साथ वो कोलाइड करेंगे, एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे। प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय द गैस। अच्छा, जब वो वॉल पे, दीवार पे टकराएंगे तो दीवार पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट्स ऑन द वॉल। तो ये जो कोलिजन है, कोलिजन, इसी कोलिजन की वजह से दीवार पे प्रेशर एक्सर्ट होगा। और फिफ्थ हमारा पॉइंट क्या है, कोलिजन ऑफ गैस ऑफ अ मॉलिक्यूल आर परफेक्टली इलास्टिक। कोलिजन, ये जो टक्कर होगी, कोलिजन, ये कैसा कोलिजन होगा, ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा। एनर्जी लॉस नहीं होगी, जिस स्पीड से वो टकराएंगे उसी स्पीड से वापस आ जाएंगे, नो चेंज इन द वेलोसिटी। This means that total energy of the molecule before and after the collision remain the same. Perfect elastic का क्या मतलब है, total energy of molecule before and after the collision remain same. कोई एनर्जी लॉस नहीं, एनर्जी सेम रहेगी पहले और बाद में, इसलिए परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। सिक्स्थ हम मानेंगे, एट एनी पर्टिकुलर टाइम डिफरेंट पार्टिकल इन द गैस हैव डिफरेंट स्पीड। एक पर्टिकुलर टाइम पे इस पार्टिकल की v1 अलग हो सकती है, दूसरे पार्टिकल की स्पीड अलग हो सकती है, तीसरे पार्टिकल की स्पीड अलग हो सकती है। एंड हेंस डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी, इसलिए इनकी काइनेटिक एनर्जी भी अलग हो सकती है। तो इनकी स्पीड भी अलग होंगी, इनकी काइनेटिक एनर्जी भी अलग होंगी। क्लियर है? मैथमेटिकल रिजल्ट है, उसे कैसे शो करेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी पर मोल
एक मोल पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा 3/2 और पर मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल तो मोल को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर देंगे, जितने भी मोल है मल्टीप्लाई करेंगे, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे तो एक मॉलिक्यूल का आ जाएगा और एक मॉलिक्यूल का है 3/2 kT। अब ये NR की जगह क्या आ गया आपके पास, सिर्फ K। तो ये इनका रिलेशन है। तो K की क्या वैल्यू है, K की वैल्यू है आपके पास R/NA, ये K की वैल्यू है। जैसे R की वैल्यू फिक्स है, एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू फिक्स है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो K की वैल्यू आ जाएगी 1.38 × 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। R की वैल्यू 8.314 और एवोगाड्रो नंबर 6.022 × 10⁻23। तो इसे सॉल्व आउट करेंगे, ये ऊपर चला जाएगा, 6.022 से 8 ये कैंसिल हो जाएगा तो 1.38 आएगा और ये 23 ऊपर जाएगा, तो ये K की वैल्यू आपकी ये आ गई है। तो यहाँ NR को एवोगाड्रो से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा, ये ध्यान रखना कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। काइनेटिक एनर्जी पर मोल और काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, दोनों के ये फॉर्मूले हैं। लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, तो लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस में बेटा पहला पॉइंट आपका है, एक आता है क्रिटिकल टेम्परेचर, इसे TC से डिनोट करते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, द टेम्परेचर ऑफ ए रियल गैस above which it cannot be liquefied, ऐसा टेम्परेचर जिसके बाद अगर टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो गैस को लिक्विफाई नहीं किया जा सकता, इसे क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। सेकंड है आपके पास क्रिटिकल प्रेशर PC, ये बिल्कुल अलग है टेम्परेचर से। इट इज मिनिमम प्रेशर required for liquefaction to take place at critical temperature। क्रिटिकल टेम्परेचर पे गैस को लिक्विफाई करने के लिए जो मिनिमम प्रेशर चाहिए है वो क्रिटिकल प्रेशर है। थर्ड पॉइंट आपका क्रिटिकल वॉल्यूम VC, it is the volume occupied by 1 mole of a gas under critical temperature and volume। क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल प्रेशर, इन दोनों के होते हुए गैस का जो वॉल्यूम होगा 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होगा उसे क्रिटिकल वॉल्यूम कहेंगे। क्लियर है? गैस कितना प्रेशर लगाएगी उसे फिजिकली मेजर कैसे करेंगे, तो हेडलाइन डालते हो सीखने के लिए, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर ऑफ ए गैस। तो देखो मान लो कोई ये सिलेंडर है और इसके अंदर गैस भरी हुई है, इस सिलेंडर का ये नीचे जो एरिया है ना, ये बेस एरिया A है और इसकी जो हाइट है वो H है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम एरिया इंटू हाइट, तो A इंटू H इसका वॉल्यूम हो जाएगा। और इसका मास कितना हो जाएगा, मास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम,
डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये फॉर्मूला आपको पता है। तो मास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी रो इंटू वॉल्यूम की जगह ए इंटू एच, ये वॉल्यूम आ गया, तो ये मास आ गया। अब फोर्स का फॉर्मूला एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जी में कन्वर्ट हो जाएगी, तो फोर्स एफ इज इक्वल टू एम जी। तो मास की जगह क्या आ जाएगा, रो इंटू ए इंटू एच इंटू जी, ये आ गया आपका फोर्स। प्रेशर निकालना था, प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है, प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, यानी फोर्स की जगह सारा लिख दो, रो इंटू ए इंटू एच इंटू जी अपॉन एरिया ए, कैंसिल। तो प्रेशर P इक्वल टू रो एच जी, इसे एच रो जी या रो जी एच या एच रो जी के नाम से हम जानते हैं, तीनों एक ही चीजें हैं। यानी डेंसिटी हाइट ऑफ सिलेंडर और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब क्या है कि अगर आपका सिर है, आपके सिर के ऊपर एक छोटे से पाइप से हवा हम ऐसे रखें तो भी उतना ही प्रेशर होगा, और इतने बड़े पाइप से एयर ऐसे रखें तो भी उतना ही प्रेशर होगा। यानी बेस एरिया का प्रेशर से कोई लेना देना नहीं है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब मेजर करते हैं तो वो किस पे डिपेंड करता है, हाइट पे, एरिया पे नहीं डिपेंड करता। क्यों, एरिया आया ही नहीं, एच रो जी। तो प्रेशर इज इक्वल टू एच हाइट डेंसिटी ऑफ द गैस और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, इस पे डिपेंड करता है। क्लियर है।